स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के एमसीक्यूज हम चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से। इसका पहला एमसीक्यूज आपसे कह रहा है, इन 1829 डुब्राइनर्स क्लासिफाइड मैनी केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप्स। वो कह रहे हैं कि डुब्राइनर्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारे सेम केमिकल्स को अलग अलग ग्रुप्स में रखा। मींस के उन्हें 3 केमिकल सेम मिले, उन्होंने उसका एक ग्रुप बना दिया। फिर और 3 केमिकल सेम बने मिले तो उन्होंने उसका एक ग्रुप बना दिया। सो उन उन्होंने जो ग्रुप्स बनाए थे वो 3 एलिमेंट्स पर कंसिस्ट करते थे, इसलिए हम उन ग्रुप्स को हम किसका नाम दे देते हैं? ट्राइड्स का। इसी वजह से हम इसके पूरे लॉ को कहते हैं डुब्राइनर्स लॉ ऑफ ट्राइड। तो इसका आंसर है सी। ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा कि केमिस्ट्री के अंदर हमें ईयर्स याद नहीं करनी होते। तो डुब्राइनर्स ने अपना लॉ कब दिया ये आपको याद होने की जरूरत नहीं है। न्यूलैंड ने कब दिया, लॉदरमेयर ने कब दिया, तो ईयर्स आपने याद नहीं करने। इन 1868 अ जर्मन केमिस्ट डैश प्लॉटेड द वैल्यूज ऑफ सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज एटॉमिक वॉल्यूम अगेंस्ट द एटॉमिक वेट्स। वो आपसे कह रहा है कि कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ग्राफ्स को प्लॉट किया। जाहिर है प्लॉट कर रहे हैं वैल्यूज को तो ग्राफ में करेंगे। उन्होंने वैल्यूज को ग्राफ में प्लॉट किया और वो ग्राफ किसके दरमियान था? एटॉमिक वॉल्यूम के दरमियान और एटॉमिक वेट्स के दरमियान। तो ये काम किया था लॉदरमेयर साहब ने। आपने पढ़ा होगा इंटर के अंदर कि लॉदरमेयर साहब इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। फिर वो कह रहे थे लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज गिवन बाय। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया था? लॉ ऑफ ऑक्टेव न्यूलैंड ने दिया था। इसका अगर आपको पूरा लॉ याद हो तो इसे हम कहते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अच्छा, कि डिब्राइनर्स का आपको ऑलरेडी पता है। अल राजी का मैं आपको बता देता हूँ कि अल राजी ने क्या किया, क्योंकि ऑप्शंस में बार बार आपको अल राजी नजर आ रहा है। अगर आपके पास पेपर में लिखा हुआ आता है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को किसने क्लासिफाई किया, तो वहां पर आप अल राजी टिक करेंगे। ठीक है। सबसे पहली क्लासिफिकेशन जो दी थी वो अल राजी ने दी थी। तो अल राजी ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था मेटल्स और नॉन मेटल की बेस पे। फिर उसके बाद डुब्राइनर साहब आए थे। फिर वो आपसे कह रहा है, खैर मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन। तो मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल है वो किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक वेट्स पर। एटॉमिक वेट्स कह लें या एटॉमिक मास कह लें, केमिस्ट्री में वेट और मास सिमिलर हैं। फिर वो आपसे कह रहा था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं किसी भी एलिमेंट की, तो वो किस पर डिपेंड कर रही हैं? वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड कर रही हैं। या उसे हमने किसके लिहाज से अरेंज किया? एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया। तो एटॉमिक नंबर्स पर काम किसने किया था? एटॉमिक नंबर पर काम किया था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अच्छा, एग्जाम में जब आप सॉल्व कर रहे होंगे एमसीक्यूज और अगर आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक लॉ नहीं लिखा हुआ तो उसकी जगह आपके पास लिखा होगा मूजले पीरियोडिक लॉ। ठीक है। ये मूसले असल में मैनलीफ के एक स्टूडेंट थे, तो उन्होंने इनसे अच्छा काम कर दिया था। वो आपसे कह रहा था अटेम्प्ट टू क्लासिफाई एलिमेंट्स बाय प्लॉटिंग द एटॉमिक वेट्स ऑफ एलिमेंट्स अगेंस्ट देयर वॉल्यूम्स वाज मेड बाय। तो अभी आपको पता है कि एटॉमिक वॉल्यूम पर काम किसने किया? लॉदरमेयर ने। अभी ऊपर थोड़ी देर पहले भी आया था। फिर वो आपसे कह रहा है इन 1913 मूसले ब्रिटिश फिजिस्ट फाउंड एट डैश इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। जो मूसले साहब थे उन्होंने क्या बोला था कि मैं एटॉमिक नंबर्स की बेस पे काम करूंगा। तो इन्होंने कहा था कि एटॉमिक नंबर ही फंडामेंटल क्वांटिटी है, बेसिक क्वांटिटी है। तो इसलिए वो इसी पर क्लासिफाई करें एलिमेंट्स को। फिर वो कह रहे थे हॉरिजॉन्टल लॉस इन द पीरियोडिक टेबल। तो बेटा हॉरिजॉन्टल लॉस को हम किसका नाम देते हैं? पीरियड्स का नाम देते हैं। और वो आपसे कह रहे हैं वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट आर अरेंज्ड इन द पीरियोडिक टेबल। जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, वर्टिकल कॉलम्स का मतलब सीधी सीधी लाइनें हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो उसे हम ग्रुप्स कहते हैं। अच्छा, फिर वो आपसे कह रहा है कि द सेकेंड एंड थर्ड पीरियड। तो याद रखिएगा फर्स्ट पीरियड को हम कहते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड, फिर सेकेंड और थर्ड पीरियड को हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड, सिक्स पीरियड को हम कहते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड और सेवन पीरियड को हम कहते हैं इनकम्प्लीट। तो वो अभी आपसे पूछ रहा है सेकेंड और थर्ड पीरियड, तो जाहिर है सेकेंड और थर्ड पीरियड शॉर्ट पीरियड कहलाते हैं। फिर फोर्थ और फिफ्थ पीरियड कौन से कहलाते हैं? लॉन्ग पीरियड्स कहलाते हैं। फिर वो कह रहा है द सेवन ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप ए कंसिस्ट ऑफ। तो सब ग्रुप ए किस पे कंसिस्ट करते हैं? अच्छा देखिए, सब ग्रुप ए को हम टिपिकल एलिमेंट्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो इसका आंसर है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अगर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स नहीं होता तो आप टिपिकल एलिमेंट्स पे टिक करते हैं। और इसी तरह से अगर वो सब ग्रुप बी की बात करता तो फिर आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे टिक करते हैं। फिर वो आपसे कह रहा है द फर्स्ट पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो पहला पीरियड है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? दो हैं। ठीक है, आपको पता होगा पहले के अंदर 2 एलिमेंट्स आते हैं, दूसरे पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट्स आते हैं, तीसरे पीरियड के अंदर भी 8 एलिमेंट्स आते हैं, चौथे पीरियड के अंदर 18, फिर पांचवें पीरियड के अंदर भी 18,
छठे पीरियड के अंदर 32 और फिर आखिरी पीरियड के अंदर 26। खैर, इन अ पीरियड एलिमेंट्स आर अरेंज इन स्ट्रिक्ट सीक्वेंस इन ऑर्डर ऑफ। वो कह रहा है एक पीरियड के अंदर जो एलिमेंट्स अरेंज हुए हैं वो किस सीक्वेंस पर अरेंज हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस चेक करें तो देखें, जब हम पीरियड के अंदर मूव करते हैं, पीरियड के अंदर मूव करने का मतलब है जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रुप से सेकेंड ग्रुप, सेकेंड ग्रुप से थर्ड ग्रुप, थर्ड ग्रुप से फोर्थ ग्रुप एंड सो ऑन। तो जब भी हम पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड्स में मूव करते हैं तो जाहिर है एटॉमिक वेट तो बढ़ता ही है, एटॉमिक वेट तो हर सूरत बढ़ता है। वैलेंसी भी बढ़ रही होती है, ठीक है, लेकिन वैलेंसी साथ साथ कम भी हो रही होती है। जैसे फर्स्ट ए ग्रुप की वैलेंसी 1 होती है, सेकेंड ए ग्रुप की 2 होती है, थर्ड ए ग्रुप की 3 होती है, फोर्थ ए ग्रुप की 4 होती है, फिर फिफ्थ ए ग्रुप की वापस कम होना शुरू हो जाती है 3, फिर सिक्स्थ ए ग्रुप की 2, फिर सेवेंथ ए ग्रुप की 1 और फिर एट ए ग्रुप की 0। तो वैलेंसी शुरू में बढ़ती है और फिर बाद में डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट तो बढ़ता है, ठीक है, तो वैलेंसी तो हो नहीं सकता इसका आंसर, क्योंकि वैलेंसी बढ़ती है, ठीक है, लेकिन फोर्थ पीरियड तक, फोर्थ पीरियड के बाद कम होना शुरू हो जाए, सॉरी, फोर्थ ए ग्रुप के तक, फोर्थ ए ग्रुप के बाद कम होना शुरू हो जाती है। अच्छा, एटॉमिक वेट के अंदर क्या है, एटॉमिक वेट पीरियड में भी बढ़ता है और ग्रुप में भी बढ़ता है। तो एटॉमिक वेट तो कोई इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं है कि सिर्फ पीरियड में ही बढ़ रही हो। फिर लिखा हुआ इंक्रीजिंग चार्ज इन द न्यूक्लियस, तो जाहिर है जब एटम का वेट बढ़ेगा तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे, तो जब प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। तो चार्ज भी बढ़ रहा होता है, चाहे वो अलोंग द पीरियड है चाहे वो डाउन द ग्रुप है, मतलब ग्रुप के अंदर भी बढ़ रहा होता है और पीरियड के अंदर भी बढ़ रहा होता है। तो सी ऑप्शन तो दोनों के लिए, स्ट्रिक्ट रूल नहीं है पीरियड के लिए। फिर लिखा हुआ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, हाँ ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। एक पीरियड के अंदर जैसे जैसे आप आगे जाते हैं तो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। जैसे अगर फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट ए ग्रुप है तो फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा आखिरी शेल में, सेकंड ए ग्रुप के अंदर आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, थर्ड ए ग्रुप में आखिरी शेल में 3, फिर इसी तरह से 4, 5, 6, 7 और 8। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं वैलेंस शेल के, तो ये आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। आंसर तो आपके ए और सी भी ठीक है, लेकिन मसला ये है कि वो ग्रुप के लिए भी फॉलो होते हैं। फिर लिखा हुआ है दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव डी ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन इन द फॉर्म ऑफ आयंस और एटम्स, कि डी ऑर्बिटल जिसके अंदर कंप्लीट हो रहा हो तो उस वो एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, तो बेटा वो एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। दोज एलिमेंट्स व्हिच इन्वॉल्व एस ऑर्बिटल, जिनके अंदर एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है फिलिंग में इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसे हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। जरूरी नहीं है आप पूरा एमसीक्यूज पढ़ें, बस आप एक वर्ड से भी आप पिक कर सकते हैं एमसीक्यूज को। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में तो थोड़ा सा रट्टा है, इनऑर्गेनिक है जाहिर है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिलोंग्स टू, तो डी एफ ब्लॉक जो है वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। असल में आपने अगर देखा हो पीरियोडिक टेबल, आपकी बुक के पेज नंबर 7 पे भी बना हुआ है, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर एफ ब्लॉक को नीचे से नीचे रखा हुआ है लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स की फॉर्म में। एक्चुअली वो आने चाहिए थर्ड बी के अंदर, लेकिन वो इतने सारे एलिमेंट्स हैं, 28 एलिमेंट्स हैं, कि अगर हम उसे थर्ड बी में रखेंगे तो थर्ड बी का शेप ही बिगड़ जाएगा, पीरियोडिक टेबल किसी और ही शेप का बन जाएगा। तो सिर्फ उसका पीरियोडिक टेबल का शेप खराब ना हो इसलिए हमने लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स मतलब एफ ग्रुप को हमने अलग करके रखा है। तो आने तो वो अंदर की तरफ चाहिए, लेकिन क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में इसलिए हम बाहर रख रहे हैं। तो इस वजह से हम एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। फिर वो आपसे कह रहा है ईच वर्टिकल कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो वर्टिकल कॉलम्स हमें नजर आ रहे हैं जिसे हम ग्रुप्स कहते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनकी केमिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो बेटा उनके केमिकल करेक्टर्स जनरली सेम होते हैं, ठीक है, जनरली सिमिलर होते हैं, ठीक है, मोस्टली सिमिलर होते हैं, मोस्टली सिमिलर होते हैं। हाँ, फिजिकल तो टोटली डिफरेंट होते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड ए ग्रुप आर कॉल्ड, तो बेटा सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स को हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। फर्स्ट ए ग्रुप वालों को हम कहते हैं अल्कली मेटल, सेकेंड ए ग्रुप वालों को हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। फिर वो कह रहा था एलिमेंट्स हैविंग 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज, तो जिसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसका मतलब वो सेवेंथ ए ग्रुप हो गया, और सेवेंथ ए ग्रुप वालों को हम कहते हैं हेलोजेंस। फिर वो आपसे कह रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑल द नॉन मेटल्स, तो सारे के सारे नॉन मेटल्स हमने रखे हैं पी ब्लॉक में। याद रखिएगा, मेट एस ब्लॉक के अंदर सारे मेटल्स हैं, डी ब्लॉक के अंदर सारे मेटल्स हैं, एफ ब्लॉक के अंदर सारे मेटल्स हैं। तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अबंडेंट इन पीरियोडिक टेबल,
मतलब पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट ज्यादा है, किस टाइप के एलिमेंट ज्यादा है, तो मेटल्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक टोटली मेटल्स पर कंसिस्ट करता है। इनके अंदर कोई और नॉन मेटल या मेटलाइट नहीं होता। फिर वो कह रहा है द लार्जेस्ट पीरियड ग्रुप, the largest period sixth of the modern periodic table contains। तो बेटा छठे के अंदर हमारे पास 32 एलिमेंट्स होते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले ही सुना होगा। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है इनमें से फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है और वो होती है 4। ठीक है, फ्लोरीन की 4 होती है। मैं आपको सबकी बता भी देता हूँ, आपने याद नहीं करनी, बस आपने याद रखना है हाईली कौन होता है। तो बेटा फ्लोरीन की 4 होती है। फ्लोरीन से कम होती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की होती है 3.5। फिर आते हैं क्लोरीन, क्लोरीन की होती है 3। फिर ब्रोमीन की होती है 2.8 और आयोडीन की होती है 2.5। ठीक है, तो इसका आंसर है फ्लोरीन। फिर वो आपसे कह रहा है द सेकंड एंड थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड, बेटा से हम शॉर्ट पीरियड्स कहते हैं। फिर वो कह रहे हैं न्यूलैंड गिव द आइडिया टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स, तो उसे हम ऑक्टेव्स कहते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले भी ये बात सुनी होगी। डैश गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था, मूजले ने दिया था। मतलब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की बात हो रही है। इन केस ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो बेटा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम किसे कहते हैं, एफ ब्लॉक को। थोड़ी देर पहले अभी हमने डिस्कस किया। हाइड्रोजन लाइस, हाइड्रोजन कहाँ रखा है, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें तो हाइड्रोजन सबसे ऊपर है, हाइड्रोजन पहले पीरियड के अंदर है। फिर वो आपसे कह रहा है द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फोर्थ ग्रुप, तो फोर्थ ग्रुप के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4। तो अगर आप NS1 को देखें तो एक है, NS2 NP1, तो S में 2 है, P में 1 है, टोटल कितने हो गए, 3। अगर आप सी ऑप्शन देखें तो NS2 NP3, तो NS के अंदर 2 हैं, NP के अंदर 3 है, 5 हो गए नहीं। लास्ट वाला अगर आप ऑप्शन देखें तो NS2 NP2, हाँ S में भी 2 है, P में भी 2 है, तो टोटल कितने हो गए, 4। तो आपसे फोर्थ ग्रुप के लिए पूछ रहा था वो। द जीरो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड, बेटा इसे हम नोबल गैसेस भी कहते हैं, इसे हम इनर्ट एलिमेंट्स भी कहते हैं, इसे हम अनरिएक्टिव भी कहते हैं। इसका मतलब ये ऑप्शन भी ठीक है, ये ऑप्शन भी ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो मैं इसे ऑल ऑफ दीज पे कलेक्ट कर देता हूँ। उसका ऑप्शन आ गया आपके पास ऑल ऑफ दीज। फिर वो आपसे कह रहा है एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू थर्ड पीरियड, अगर एक एलिमेंट थर्ड पीरियड में बिलोंग कर रहा है और सेवेंथ एक ग्रुप के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो बेटा इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी पूरी की पूरी। मैं आपके लिए थोड़ा सा ओवरव्यू कर देता हूँ इसको, अगर आपको याद हो तो। सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, 1:2। ठीक है, पहले हम 13 वाले के लिए चेक कर लेते हैं। 1:2 के बाद क्या आ जाएगा, 2:2। ये पूरा आपने पढ़ा होगा। 1:2 के बाद आता है 2:2, कितने हो गए, 4। 2s में 2, दूसरे s में 4 हो गए। फिर 2:2 के बाद क्या आता है, 2p6, कितने हो गए बेटा, 10 हो गए। s में 2, फिर s में 2, 4, फिर p में 6, 10 हो गए। और 2p6 के बाद क्या आता है, 3s2, कितने हो गए, 12। और 12 के बाद हमें क्योंकि 13 फिल करने थे, तो फिर क्या आ जाएगा, 3p1। अच्छा देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर आप देखें तो वो आपसे थर्ड पीरियड मांग रहा है। तो अगर आप यहाँ देखें पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि जो हाईएस्ट नंबर होता है, तो यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। तो हाईएस्ट नंबर तो 3 है, कोफिशिएंट हाईएस्ट 3 है। इसका मतलब पीरियड तो ठीक है 3 है, लेकिन P1 पर आपके पास जो ग्रुप होता है वो थर्ड ए ग्रुप होता है, थर्ड ए ग्रुप। इसी तरह से P2 पर कौन सा ग्रुप होता है, फोर्थ ए ग्रुप। P3 पर कौन सा ग्रुप होता है, फिफ्थ ग्रुप। और P4 पर कौन सा ग्रुप होता है, सिक्स ग्रुप। P5 पर कौन सा होता है, सेवेंथ ग्रुप। और P6 पर कौन सा होता है, एट ग्रुप। तो ये 13 वाला तो आंसर हो नहीं सकता, अब हम 15 के लिए करते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 1:2, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फिर 2:2, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फिर 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फिर 3s2, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फिर 3p, 12 ऑलरेडी हो चुके हैं, 3 और चाहिए, तो फिर 3p3 लिखेंगे। अब अभी भी हाईएस्ट नंबर 3 है, तो ठीक है, पीरियड तो थर्ड है। और अब आपके पास p की वैल्यू 3 आ रही है, तो p की वैल्यू अगर 3 आती है तो हम कहते हैं कि ये कौन सा ग्रुप है, ये p की वैल्यू 1 पर हमारे पास जो ग्रुप होता है वो थर्ड ए होता है, तो थर्ड ए नहीं है। फिर
पी की वैल्यू अगर 2 होती तो कौन सा होता, फोर्थ ए, और अगर पी की वैल्यू 3 होती है तो कौन सा ग्रुप होता है, फिफ्थ ए। तो इसका मतलब ये आंसर भी नहीं है। फिर आप इसको और आगे लेके चलें। अच्छा, तो अगर हम 18 की बात करते हैं, अगर हम 18 की बात करते हैं तो 18 के लिए लिख देते हैं 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, कितने हो गए, 1s2 2s2 4, 2p6 10, फिर 12, और फिर 6 18, टोटल 18 हो चुके हैं आपके पास, और आपने 18 ही फिल करने थे। तो जब आप 18 फिल करेंगे तो ये टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास, ये आपके पास हो जाएंगे 2p6 की वजह से। अब p की वैल्यू अगर 6 आ रही है तो इसका मतलब ये कौन से ग्रुप का है, तो ये हो गया 8a ग्रुप का। p की वैल्यू अगर 6 आती है तो वो 8a ग्रुप का होता है। इसका मतलब ये आंसर भी ठीक नहीं है। और फिर 18 से अब हम जा रहे हैं 21 में, तो इसका मतलब आप इसमें क्या प्लस कर देंगे, आप इसमें 3 और प्लस कर देंगे। लेकिन जब आप इसमें 3 और प्लस करेंगे तो जब भी ये आंसर नहीं आएगा, इसका मतलब 31 वाले एमसीक्यूज के अंदर कोई भी आंसर सही नहीं है। तो आप इसको करें क्या, सिंपल, आप इसे यहाँ पर क्या कर लें, आप इसे 8 कर लीजिए। तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। आप इसे क्या कर दीजिए, आप इसे 8 कर दीजिए। ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, और मॉडल पेपर में यहाँ पे फिफ्थ ए ग्रुप लिखा हुआ है, तो अगर फिफ्थ ए ग्रुप होता तो आंसर 15 आता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने 8 ए ग्रुप बोला हुआ है। तो 8 ए ग्रुप को जब आप चेक करेंगे तो 18 पर 8 ए ग्रुप आ रहा होगा। 1s2 2s2 2p6, यहाँ पर 10 हो गए। फिर 3s2 3p6 18 हो गए। तो 18 पे 3p6 आ रहा है, और p6 की वैल्यू जो है वो 8 ए ग्रुप पर आती है। तो इसका आंसर अब हम लगा सकते हैं 18, ठीक है। अगर यहाँ फिफ्थ ए ग्रुप होता तो फिर आप 15 पर लगाते। लिखा हुआ है पोटेशियम एंड ब्रोमीन बिलोंग्स टू फर्स्ट एंड सेवेंथ ए रिस्पेक्टिवली। इनकी वैलेंसीज क्या होंगी, बोला है वैलेंसीज ऑफ दिस एलिमेंट। तो बेटा पोटेशियम पर पॉजिटिव वन होता है और ब्रोमीन पर नेगेटिव वन होता है। तो चाहे इन पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, लेकिन इन पर क्वांटिटी सेम है, तो इनकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1, क्योंकि पोटेशियम पर 1 पॉजिटिव है और ब्रोमीन पर 1 नेगेटिव है। तो दोनों पर ही 1 है, इसलिए इनकी वैलेंसी क्या कहलाएगी, 1। फिर वो आपसे कह रहे हैं एलिमेंट ऑफ 8 ए ग्रुप आर कॉल्ड इनर्ट एलिमेंट। 8 ए ग्रुप को हम इनर्ट एलिमेंट कहते हैं। इनर्ट वो होते हैं जो रिएक्शन नहीं करते, बिकॉज दे हैव, क्योंकि इनके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, एंड ऑलरेडी कंप्लीटेड डुप्लेट और ऑक्टेट। तो जो हीलियम है वो डुप्लेट को कंप्लीट करता है, क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसके अलावा जितने भी हैं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सारे के सारे 8 इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल करते हैं, तो इसे हम कहते हैं ऑक्टेट। फिर वो आपसे कह रहे हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज रिजेक्टेड। तो याद रखिएगा, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव रिजेक्ट हुआ था 2 वजह से। पहली बात, ये लॉ सिर्फ कैल्शियम तक काम कर सकता था, इसका मतलब सिर्फ 17 एलिमेंट्स तक इसने काम किया था। और दूसरी बात कि इसके टेबल के अंदर या इसके लॉ के अंदर नोबल गैसेस की कोई जगह नहीं थी। तो पेपर में वो आपसे ये भी बोल सकता है कि सिर्फ इन्होंने कैल्शियम तक काम किया, इसलिए भी ये फेल हो सकता है, और इनके टेबल में नोबल गैसेस नहीं थी, इसलिए भी फेल हुआ। फिर लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन इट्स वेट। अगर वेट पर डिपेंड करता है तो इस लॉ को हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। फिर वो आपसे कह रहा है कि द वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Zn 30, अगर वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, 30 है। तो इसे आप कर लीजिए सॉल्व, ये बहुत आसान एमसीक्यूज है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, 1s2, 1s2 के बाद क्या आ जाएगा, 2s2, 2s2 के बाद आ जाएगा 2p6। ये आपने पढ़ी होगी इंटर के अंदर, नहीं अगर आपने पढ़ी तो यूट्यूब पर ही मेरा लेक्चर अवेलेबल है, आप वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का देख सकते हैं। सो 1s2 2s2 2p6 10 हो गए। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 3s2, 3s2 के बाद क्या आ जाता है, 3p6, ये 3p6, 3p6 के बाद क्या आता है, 4s2, और 4s2 के बाद क्या आता है, 3d10। अब अगर आप देखें तो 1s2 में 2 आ गए, फिर 2s2 में 2 और आ गए, 4 हो गए। 2p6 में 6 आ गए तो 10 हो गए। फिर 3s2 आ रहा है 12, फिर 3p6 आ रहा है 6 और बढ़ा दीजिए 18, फिर 18 के बाद 4s2 आ रहा है तो 2 और बढ़ा दीजिए 20, और 20 के बाद फिर 3d10 आ रहा है तो 30 हो गए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास एंड हो रही है 4s2 और 3d10 पर। इसका मतलब आंसर आपके पास ए है, ठीक है। वो आपसे कह रहा है विच एलिमेंट्स
are neither nor metals, but they show some what metallic character. वो कह रहे हैं वो metals नॉन मेटल्स नहीं है, ना ही वो मेटल्स हैं, लेकिन मेटालिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं, तो बेटा उसे हम मेटालाइट्स कहते हैं। मेटालाइट्स वो होते हैं जिनके पास दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। वो कह रहा है कि एक एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 1 है और लूजेस, और वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। तो अगर वो जाहिर है एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो वो फर्स्ट ग्रुप का होगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप वाले एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, सेकेंड ग्रुप वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं, थर्ड ग्रुप वाले 3 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं और फोर्थ ग्रुप वाले 4 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं। फिर लिखा हुआ है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम इज 1s2 बट इट इज नॉट इन एस ब्लॉक। वो कह रहे हैं अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ऑर्बिटल पर एंड हो रही है तो इसे एस ब्लॉक में होना चाहिए था, लेकिन इसे हमने एस ब्लॉक में नहीं रखा, इसे हमने किस में रखा है, नोबल गैसेस में। तो क्यों रखा है, क्योंकि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है। ठीक है, अगर स्टेबल का आंसर जवाब में नहीं हो, स्टेबल वर्ड जवाब में नहीं हो, तो आप कंप्लीट पे भी लगा सकते हैं। फिर कह रहा है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कॉइनेज मेटल्स कहते हैं, क्योंकि इनसे हम सिक्के बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा पहले चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज मैंने कवर किए हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम चैप्टर 2 के एमसीक्यूज पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।